चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री। तो देखिए 3D में सबसे पहला जो आपकी बात है, कुछ बातें हैं जो आपने नोट करनी। यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे x, y, z एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और आपको जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम इनका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो फिलहाल जनरली तो आप ये x एक्सिस और y एक्सिस 2D प्लेन में लेते थे, लेकिन अब इसके साथ हमने z एक्सिस भी लिया है। तो these are 3 perpendicular lines and they are called coordinate axis। 3 dimensional coordinate geometry है। ये हमने 2D में 3D डायग्राम बनाया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये जो z है ये x y पे परपेंडिकुलर है, मतलब z का डायरेक्शन ये है। z x और y दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। और अब यदि आप ये x y z 3D प्लेन लेते हैं, तो ये जो प्लेन बन रहा है दिस इज एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, और ये जो प्लेन है ये जेड एक्स प्लेन है। तो 3 प्लेन है, और आप जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन आगे से हम जेड इक्वल्स टू 0, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 0, और जेड एक्स प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए वाई इक्वल्स टू 0। साथ में ये जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का वाई और जेड दोनों कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब यदि आप एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो वो a, 0, 0 होगा। तो वाई और जेड दोनों कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्स एक्सिस की y बराबर जेड बराबर 0 लिया जाएगा। ये जो y एक्सिस है इसका इक्वेशन हम लेते हैं x बराबर जेड बराबर 0, और ये जो z एक्सिस है इसकी इक्वेशन लेंगे x बराबर y बराबर 0। तो ये तीनों एक्सिस और तीनों प्लेन के इक्वेशन है। बाकी आप ये तो जानते ही हैं, ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 लेंगे। ये ओरिजिन है 0, 0, 0। तो तीनों प्लेन और तीनों एक्सिस की इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी हैं। ये पहली आपकी जरूरी बात थी। और आप यदि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट P लेते हैं, तो उसका अपन एक जनरल कोऑर्डिनेट x, y, z लिखेंगे। अब ये x, y, z क्या डिनोट करता है, तो वो मैं आपको अगली बात में बता रहा हूँ। तो फिलहाल पहली बात तो हमारी ये हुई। दूसरा आपका जो नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि यदि मैं x एक्सिस के अलाउ x डिस्टेंस कवर करता हूँ, ये स्मॉल x है ओरिजिन से a पॉइंट तक, फिर इसको मैंने y एक्सिस ले लिया। y एक्सिस के अलाउ मैं y डिस्टेंस कवर करता हूँ, ये हमारी डिस्टेंस y है, और हम पॉइंट B तक पहुंचे। और अब इस पॉइंट B से z एक्सिस के अलाउ यदि हम z डिस्टेंस कवर करते हैं, ये डिस्टेंस हमारा z है, और पॉइंट P पे पहुंचते हैं, तो फाइनली ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y, z लिखा जाए। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। मतलब 3D में किसी भी पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्मेट में आएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा। हमेशा आप कोऑर्डिनेट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे x, y, z। और जैसा आप 2D में पढ़ते थे कि 2 डायमेंशनल प्लेन में
यदि आपने किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा y लिखा है तो ये जो x होता था ये उस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। मतलब आप ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y बोलते थे। तो ये जो डिस्टेंस x है ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका ये y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करता है। तो उल्टा होता है, अपोजिट होता है। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ऐसे ही 3D में जब आप बात करेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P है, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, it is perpendicular distance of point P from YZ plane। ये जो x है ये YZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है it is perpendicular distance of point P from XZ plane। और जो Z कोऑर्डिनेट है it is perpendicular distance of point P from XY plane। तो जो मिसिंग होता है वो आ जाता है। यदि हम x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो YZ प्लेन से, y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो xz प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और z कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे तो वो xy प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हो गई आपकी दूसरी बात, सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज कि यदि आप यही 3 डायमेंशनल प्लेन में एक हमने क्यूब बनाया है, तो आप ये देख रहे हो कि ये जो क्यूब है इसमें टोटल 8 वर्टेक्स हैं। 3 वर्टेक्स इसके तीनों एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स ए, वाई एक्सिस पे वर्टेक्स बी और जेड एक्सिस पे वर्टेक्स सी। 3 इसके जो वर्टेक्स हैं ये तीनों प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में ये वर्टेक्स सी हो गया, वाई जेड प्लेन में वर्टेक्स डी, सी रिपीट हो गया, ये डी ले लेते हैं, ये ई ले लेते हैं और जेड एक्स प्लेन में एफ। तो 3 वर्टेक्स तीनों एक्सिस पर, 3 वर्टेक्स तीनों प्लेन पर, एक आपका ओरिजिन पर है जो कि आपका ओ से डिनोट करेगा और एक ये जो पॉइंट पी है वर्टेक्स पी ये हवा में है। ठीक है, तो यदि इस तरीके का आप एक क्यूब कंसीडर करते हैं तो ये इनके क्यूब की यदि हम साइड लेंथ ए ले लेते हैं तो जो अभी तक आपने यहाँ पर देखा इसकी हेल्प से आप एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ये a कॉमा 0,0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होता है तो ये a,0 होगा। ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे x और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। z एक्सिस है, z एक्सिस पर x और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। f x z प्लेन में है
एक्स जेड प्लेन में ए कॉमा सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा और ई आपका वाई जेड प्लेन में है। वो तो ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट आप 0,0,0 लेते हो और ये जो हवा में पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट a,a,a। तो ये 8 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। एक क्यूब कंसीडर किया है जिसकी साइड लेंथ a है और उसकी हेल्प से हियर वी राइट ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ दिस क्यूब। और ये आपको क्यूब आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक तो क्यूब के डायगोनल्स के बीच का एंगल आपको फाइंड करना होता है, दूसरा क्यूब का डायगोनल और क्यूब के फेस डायगोनल के बीच में आपने एंगल निकालना होता है। तो वहां पर ये डायग्राम आपको बड़ी हेल्प करेगा। सो दिस इज सम बेसिक पॉइंट्स स्टार्टिंग में, और इसके बाद अपन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए आप, डायरेक्शन कोसाइंस। इसका थोड़ा सा आइडिया आपने वेक्टर में देखा था। नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस को आगे से हम DCS लिखेंगे। इसका डेफिनेशन इतना सा है कि इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा and gamma angle with positive directions of x, y and z axis respectively, then इनके कोसाइन मतलब cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of line and are denoted by L, M, N respectively. That means L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta and N is equals to cos gamma. तो आगे से ये कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है। L लिखा आएगा तो अपने आप cos अल्फा लिया जाएगा, M cos बीटा और N cos गामा के बराबर। ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। अब आप यहाँ पर एक चीज देखें। नेक्स्ट थिंग ये है कि जब ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, LMN हैं, तो हमेशा एक ये बात आपको याद रखनी है जो मैंने वेक्टर में बताई थी। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब यूनिट वेक्टर से है और डायरेक्शन रेशियोज का मतलब वेक्टर से है। तो जैसे ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वैसे ही डायरेक्शन कोसाइंस आर 3 नंबर्स
तो ये इसमें नोटेबल थिंग है कि फर्स्ट थिंग कि इन तीनों के स्क्वायरिंग का सम हमेशा 1 होता है। दैट मीन्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यदि आपको तीन नंबर्स को पहचानना है कि वो किसी गिवन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो आप उन तीनों नंबर का स्क्वायरिंग करके ऐड करके देख लीजिए। इफ यू गेट 1 तो वो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन होंगे। जैसे मैं यदि इस 3D प्लेन में किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y, z ले लेता हूं, ये हमने पॉइंट P ले लिया, और यदि आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और ये मान लें कि ये OP लाइन सेगमेंट, ये हमारा जो OP है, ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप यदि आप cos अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो आप ये जानते हो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट है m के कोऑर्डिनेट, ये x, 0, 0 होंगे, और ये जो OM का लेंथ है ये x आएगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये √x² प्लस y² प्लस z² आएगा। मतलब यदि ये OP x एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है तो cos अल्फा का जो वैल्यू है वो x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। सिमिलरली यदि मान लेते हैं y एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो फिर दिस गिव्स यू y अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। और मान लो ये एक्सिस आपकी z एक्सिस रही होती, यदि ये z एक्सिस लेती तो फिर ये लेंथ आपकी z आती, और उस केस में cos गामा z अपॉन √x² प्लस y² प्लस z² आता। एंड देयरफॉर जब आप इन तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि तीनों की स्क्वायरिंग का सम हमेशा 1 आता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा। तो यदि कोई तीन नंबर्स आपको ये बोल के दिए गए हैं कि वो गिवन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो उनके स्क्वायरिंग का सम हमेशा 1 आएगा। ये आपने याद रखना है। और अब इतनी बात पे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपको बोल देंगे कि कोई लाइन है अल्फा बीटा गामा एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस से बना रही है, तो आप ये जानते हो कि इन तीनों का स्क्वायरिंग का सम 1 होता है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन ये आता है कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का वैल्यू -1 आता है। तो कैसे आता है वो देखना है। तो ये क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में जो पूछ सकते हैं, तो बड़ा इजीली है। आप जानते हो कि यदि अल्फा बीटा गामा एक्स कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल बना रही है तो स्क्वायरिंग का सम 1 होता है। मेरे को अब ये पूछा है, तो आप ये जानते हो वेरीफाई करने के लिए cos 2 अल्फा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये 2 वाले सारे टर्म साथ में ले लें तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और 1 1 1 ये -3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो आपकी 1 आती है, तो 2 - 3 ये बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो दिस गिव्स यू -1। इस तरीके से ये पहला रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस पे एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वही कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है,
तीसरा सवाल ये है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू 2 आएगा। ये तो बड़ा इजी है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर को अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख दिया। तो दिस इज 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, which is 3 minus 1 equals to, ये वेरीफाई। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसमें चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है कि अब मैं आपको यदि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछूं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस भी एक लाइन है। अब किसी भी लाइन के यदि डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हैं तो आप बस ये पता करिए कि वो लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस से कितना 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 एंगल बना रही है। उनके कोसाइन को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो आप जानते हो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। तो जब आप इस पे कॉस अप्लाई करोगे तो कॉस 0 का वैल्यू आ जाएगा 1, कॉस 90 हो जाएगा 0 और कॉस 90 हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगी तो कॉस 0 1 होता है। वाई और जेड से 90 90 बनाएगा तो cos 90 0 हो जाएगा। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, ये 0 1 0 और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस ये 0 0 1 आएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा 3 नंबर होते हैं और आप देख लें इन सभी में स्क्वायरिंग का सम सबका 1 ही आएगा। तो ये तीनों एक्सिस के एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगली बात जो है, चूंकि आप ये देख रहे हो कि डायरेक्शन कोसाइंस में कॉस लगा हुआ है, कोसाइन, और आप जानते हो कि कॉस थीटा का जो रेंज है वो -1 से +1 होता है। इसलिए किसी भी डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू आप ये देख रहे हो, कभी भी आप चाहो L ले लो या फिर M ले लो या फिर N ले लो, ये सारे के सारे ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। और उसके पीछे रीजन ये है, सिंस कि cos थीटा की रेंज ही -1 से +1 होती है, इसलिए L, M और N इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस की किसी भी वैल्यू को आप 1 से बड़ा या -1 से छोटा नहीं पाएंगे। कोई भी जो नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे दे आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। यदि वो -1 या +1 इस रेंज से बाहर आ रहे हैं तो फिर वो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं होंगे, तब उनके स्क्वायरिंग का सम 1 भी नहीं आएगा। तब ऐसे नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी है डायरेक्शन रेशियोज। तो आप ये समझ लें कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम डिनोट करेंगे DRS से, DRS डायरेक्शन रेशियोज। और ये क्या होते हैं? तो डायरेक्शन रेशियोज आर 3 numbers which are directly proportional to direction cosines and are denoted by A, B and C. Therefore, जो A है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, B और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब यदि आप ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दें यहाँ से
तो देयरफॉर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने k ले लिया, ये बराबर kl ले लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू kl, b इज इक्वल्स टू km और c इज इक्वल्स टू kn। और अब इन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। तो जब आप इन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो देयरफॉर वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और आप जानते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू तो 1 होता है, तो इसलिए k का जो वैल्यू है ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। और आगे से मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट नोटेशन है। मैं इतनी बात की जगह पर केवल प्लस माइनस सिग्मा ए स्क्वायर लिख दूंगा। सिग्मा ए स्क्वायर मैंने मेंशन किया कहीं भी तो आप ये समझ जाइएगा, सिग्मा का मतलब है ए बी सी तीनों का सम। इतनी बात को मैं आगे से इतना लिखूंगा। सब ये हमारा के का वैल्यू आ गया, ये के का वैल्यू हम यहाँ पर डाल रहे हैं। सो देयरफॉर फाइनली वी हैव एल बराबर प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी बराबर प्लस माइनस सॉरी एम बराबर प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर और एन बराबर प्लस माइनस सी अपॉन। तो these are the relation between direction ratios and direction cosines। और ये देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते थे, आप यही करते थे। मतलब जैसे मैं कोई वेक्टर आपको दूं, मान लो मैं ये वेक्टर दूं, अब ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है क्योंकि इनका मॉड्यूलस 1 नहीं आता। तो ये जो 3i प्लस 4j प्लस 6k लिखा है, दिस इज अ वेक्टर। अब यदि आप इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे ए कैप तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आता है 7। तो हर नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 का मतलब ऐसा, इन तीनों के स्क्वायरिंग का सम 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, नहीं 7 नहीं आएगा, 16 9 25 और 36 61 आएगा। ठीक है, तो ये आता है प्लस माइनस 2 कर लो तो अब आ जाएगा 7। ठीक है, 36 4 40 49 7 7 आ जाएगा। तो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, बात देखो वही लिखी हुई है। ऐसे ही इसका वैल्यू 7 आता है तो जो दूसरा वाला आपका बनेगा ये आई हो गया, फिर प्लस 2 अपॉन 7j और 6 अपॉन 7k, और इसकी वैल्यू भी जब निकालोगे तो 7 हो जाएगी। और 7 क्या है, 7 इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है, इन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करके, ये मैग्नीट्यूड। तो ये वो बात लिखी। तो अब आप दोनों में कंपैरिजन यदि करें तो किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। मतलब ये जो 3 नंबर है 3 to 6, इस 3 to 6 को अपन बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। और आप देख रहे हो कि इनके स्क्वायरिंग का सम 1 नहीं आता क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आता। मैग्नीट्यूड 1 आता तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता, स्क्वायरिंग का सम 1 आता तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाता। और अब मेरे को जैसे वेक्टर में मैं किसी वेक्टर से यूनिट वेक्टर बना लेता हूं, ऐसे ही 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी से मैं डायरेक्शन कोसाइंस भी बना सकता हूँ। 3 नंबर जो दिए हैं मेरे को ए बी सी, यदि उन 3 नंबर्स को मैं स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेके हर नंबर को डिवाइड कर दूं तो वो डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यदि 3 to 6 से मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस बनाना है तो मैं इन सबको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा
3/7, 2/7 और 6/7 ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे. So this is the relation between direction ratios and direction cosines. With the help of this, we convert direction ratios into direction cosines. तो डायरेक्शन रेशियोज भी 3 नंबर्स हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी 3 नंबर्स हैं, लेकिन डिफरेंस कैसे करेंगे? तो उन 3 नंबर्स को आप देखिए, इसके बीच में आ रहे हैं और स्क्वायरिंग का सम 1 दे रहे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस है. अदरवाइज डायरेक्शन रेशियोज होंगे. और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनाएंगे? तो ये रिलेशन से बनाएंगे. अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सो ये वेक्टर थ्योरी से इसका कंपैरिजन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. और अब अगली बात थोड़ी सी एक और मैं कर रहा हूं, थोड़ा और आपको क्लियर होगा. तो फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पेज इज, नेक्स्ट हेडिंग इज direction ratios and direction cosines of a line segment joining points x1, y1, z1 and bx2, y2, z2. तो हमको 2 पॉइंट दिए हैं 3D में, और इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा, वो लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आप कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हम ये कोई 3D प्लेन कंसीडर कर लिए हैं एक्स वाई जेड, और इस 3D प्लेन में मैंने कहीं पर एक लाइन सेगमेंट बना दिया है. इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. अब देखिए वेक्टर थ्योरी में क्या होता था. वेक्टर थ्योरी में आप जिसको अभी डायरेक्शन रेशियोज बोल रहे हो, वेक्टर थ्योरी में हम इसको पोजीशन वेक्टर बोलते थे. आपको यदि ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आप ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते थे? बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कर देते थे. मतलब यदि आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए ले लें, तो ओ ए वेक्टर को आप ऐसा लिखते थे x1 प्लस y1 प्लस z1, और ओ बी जो बनेगा वो आपका x2i प्लस y2j प्लस z2k बनेगा. देयरफॉर ए बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर आप ऐसा बनाते थे. ये हो गया ए बी का पोजीशन वेक्टर. अब आप देखिए ये जो ए बी वेक्टर है, यदि मैं आई जे के कंपोनेंट्स ले लूं, तो आपने अभी पढ़ा है किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज. तो यहां पर भी वही है कि यदि आपको ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं, तो इस केस में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी क्या हो जाएंगे?
करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करना है, x2 माइनस x1 एक नंबर, फिर y में से y कोऑर्डिनेट और z में से z कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करेंगे और इसी में i j k लगा देंगे तो ये ए बी का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो ये है डायरेक्शन रेशियो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के। देखिए ये बात समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मैं पहले भी आपको बोला, जितना इंपॉर्टेंस 2D में स्लोप का है, 3D में स्लोप जैसा कोई वर्ड नहीं होता। 3D में सारी बातें आपने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से करनी, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ स्लोप जैसा कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पर हर जगह डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से अपनी बात चलेगी। तो इसलिए जब दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो ये है, और आपने अभी सीखा ये डायरेक्शन रेशियोज को, मतलब अब यदि इसी ए बी वेक्टर से मेरे को इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो ए बी का यूनिट वेक्टर कितना बन जाएगा, मतलब ए बी कैप कैसे निकालेंगे, तो ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो जब आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इन तीनों के स्क्वायरिंग का सम। अब इन तीनों के स्क्वायरिंग का सम बहुत बड़ा आपको देखने में दिखेगा तो मैं उसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर आई प्लस y2 माइनस y1 j सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर की, वेयर सिग्मा x2 माइनस x1 स्क्वायर का मतलब है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये सिग्मा का मीनिंग है। तो ये बन गया आपका ए बी कैप। तो अब आप देख रहे हैं इनके न्यूमरेटर को आपने डायरेक्शन रेशियोज बोला, तो अब ये पूरे और ये पूरे को आप क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो देयरफॉर दूसरी बात हो जाएगी, ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, तो वो आएंगे x2 माइनस x1 अपॉन सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 अपॉन सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 अपॉन सिग्मा x2 माइनस x1 का। इस तरीके से we find the direction ratios and direction cosines of a line segment joining 2 points. Take the screenshot of this. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। So now here we discuss some questions based upon direction ratios and direction cosines. How to utilize this theory in questions. तो अब आप उनका आंसर करें, फिर अपन चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। सर चलो डायरेक्शन रेशियो में जो आपने ए बी सी लिए हैं वो है ना, क्या बोलते उसको, कोऑर्डिनेट्स है ना उस पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज। हाँ सर, आपने जो ए बी सी लिए हैं वो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, जैसे एक्स वाई जेड। हाँ, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि ABC होगा और यदि आप ABC को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो OA वेक्टर बनेगा, वो बनाएगा AI प्लस BJ प्लस CK, तो उसमें जो ABC होंगे उनको अपन डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। सर पर तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन तो सेम ही होगा ना फिर? नहीं, काय को हो गए 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर मैंने दिए, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में 1 2 3 दे दूं तो 1 2 3 तीनों का स्क्वायरिंग का सम बनाएगा क्या? नहीं सर। फिर कैसे बना जाएगा? फिर डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बोल रहे हो?
अच्छा सर ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में बस फर्क करने के लिए एक ही बात करनी है कि आपने उनका स्क्वायरिंग का सम करके देखना है। 1 आ जाता है तो डायरेक्शन कोसाइंस, नहीं आता तो फिर वो डायरेक्शन रेशियो। दो ही चीजें हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होगा तो डायरेक्शन रेशियो नहीं होगा, और डायरेक्शन रेशियोज होगा तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा। देखिए एक बात और है, जैसे आप वेक्टर में पढ़ते हो कि एवरी यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर बट एवरी वेक्टर इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, ऐसे यहाँ भी है। डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, बट डायरेक्शन रेशियोज कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस नहीं होंगे, है ना। बिल्कुल सेम थ्योरी है। आप डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हो, बट डायरेक्शन रेशियोज कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही कोई यूनिट वेक्टर वेक्टर होता है, बट हर वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता। नाउ सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन इन पे जनरेट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, a line makes the same angle theta with each of x and z axis if the angle beta which it makes with y axis is such that sine square beta is equals to 3 sine square theta, then cos square theta का वैल्यू कितना होगा? Which one is correct? संकेत तुक्का चेक करें, कभी वो आ ही नहीं सकता। cos -1 और +1 के बीच में होता है, उसका स्क्वायर कभी 3 नहीं बना सकता।
चलिए देखिए सॉल्यूशन अब इसका। तो कोई लाइन एक्स और जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। तो अपन जानते हैं इन तीनों का स्क्वायरिंग का सम मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा। ये तो आप जानते ही हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अंकित तुपकर अभी करेक्ट है, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, योजित चेक करें। ठीक है, सो अब इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए कॉस स्क्वायर बीटा को। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा which becomes sin square beta which you given that 3 sin square theta। अब चूंकि हमको cos स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। दिस इज 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा and we get 5 cos square theta is equals to 3। तो cos square theta का वैल्यू 3/5 आएगा and this is third option। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। खत्म हो गया। कल्पेश चौधरी करेक्ट है, लास्ट आंसर है। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। चलिए कोई ना, एक और क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। If a line makes angles, same angle 60 degree with each of y and z axis, then find the angle which it makes with x axis। तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे? Which one is correct? ओके, संकेत तुपकर, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। सुशांत ठाकरे चेक करें, अंकित लोनारे चेक करें, सिल्वी गुप्ता करेक्ट। योजित करेक्ट है, अंकित लोनारे चेक करें, रॉन्ग है। निहाल कामले चेक करें, अंकित लोनारे चेक करें, सुशांत ठाकरे करेक्ट है। चलिए, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45 डिग्री। इजी सवाल था, सुशांत ठाकरे करेक्ट है लास्ट में। तो 60 डिग्री दिया था, तो एक्स एक्सिस के साथ हमको एंगल फाइंड करना था। वो अपन ने मान लिया कि वो थीटा एंगल है। सो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपका 1 आएगा। नाउ दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज 1 माइनस 1/2
ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, 1/2 हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया तो cos स्क्वायर थीटा 1/2 आता है, तो cos थीटा 1/√2 आएगा, इसलिए एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल थीटा इज 45 डिग्री। तो इस तरीके से दो के साथ एंगल दें तो आप तीसरी एक्सिस के साथ इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हो कि वो तीसरी एंगल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। Direction cosines of a line that makes equal angle with all the coordinate axes. हाँ क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस, जो तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे। पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है और फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। संकेत तुपकार और योजित करेक्ट है। बस दो ही आंसर, वाह बहुत बहुत बढ़िया। ये आज का अपना लास्ट सवाल है, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, बाकी अपन अगली क्लास में इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सिल्वी गुप्ता चेक करो, देखो आंसर। तो करेक्ट आंसर है ये। भाई यदि डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो तीनों का स्क्वायरिंग का सम 1 आएगा, तो उन तीनों का स्क्वायरिंग का सम 1 नहीं आता, ये 3/9 आता है फर्स्ट ऑप्शन में। इन तीनों का स्क्वायरिंग का सम 1 आता है, तो आप ऑप्शन देख के ही चेक कर सकते थे। बाकी जो तरीका है वो ये है कि इक्वल एंगल आपको दिए हैं, तो मैं एंगल थीटा ले लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा। दिस इम्प्लाइज 3 cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू +/(1/√3) आता है। और अब तीनों एंगल cos थीटा cos थीटा cos थीटा है, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 1/√3 1/√3 1/√3। तीनों का स्क्वायरिंग का सम 1 आएगा तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और एंगल सेम बना रहा है तो तीनों बिल्कुल सेम आएंगे, तीनों नंबर भी सेम आएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ये कुछ 3 सवाल हमने किए, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। इस कंसेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्शन, और साथ में हम इसमें पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और फिर अपना चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा आगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।